सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने। हेलो फ्रेंड्स, आरके लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज के सीडीपी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के 60 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 61, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। पियाजे के अनुसार इसके विषय में सही कथन कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए। ए है सेंसरी तंत्रिका तंत्र, बी है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, और सी है हमारा मूर्त संचालन प्रक्रिया, और डी है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। ओके फ्रेंड्स, और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 62, सहयोगात्मक रणनीति कोपिंग स्ट्रेटेजी की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? किससे संबंधित नहीं होती? ऑप्शंस देखिए। ए स्वीकार्यता, बी प्रतिरोध, सी क्रांति, और डी है अनुकूलन। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी बी, प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 63, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए। ए है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, बी है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश, और सी है उपरोक्त दोनों, और डी है ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी जो ऊपर वाले दोनों हैं, ये उपरोक्त दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु, मेंटल एज उसकी 5 वर्ष और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की आईक्यू होती है। क्या आईक्यू होती है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए। 125, बी है 80, या सी 120, और या है डी 100। फ्रेंड्स, इसका मैंने आपको फॉर्मूला और ट्रिक दोनों बताए हैं। आप जब भी ऐसे आईक्यू निकालते हैं तो आईक्यू किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा MA अपॉन में आ जाएगा हमारा रियल एज। ठीक है, मेंटल एज और रियल एज इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसको आप कैसे सोल्व करेंगे फटाफट से देख लेते हैं। इसमें देखिए आप, मानसिक एज उसकी, मेंटल एज कितनी है? 5 साल, और वास्तविक आयु कितनी है? 4 वर्ष। ठीक है, और उसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, और आप कटिंग कर दीजिए इसके। 4 से 100 को काटेंगे तो हमारा 25 पे चला जाएगा। 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 125। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? ऑप्शंस देखिए। ए है वार्तालाप कौशल, बी है बहुविकल्पीय प्रश्न, और सी है परियोजना कार्य, और डी है हमारा मौखिक प्रश्न। और फ्रेंड्स, सही ऑप्शन हो जाएगी हमारी ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ऑप्शन ए कक्षा के साथ, ऑप्शन बी उच्च कक्षा के साथ, ऑप्शन सी है समृद्धिकरण कार्यक्रमों उनकी एनरिस्ट प्रोग्राम के द्वारा, या ऑप्शन डी जब वे चाहें तब पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे CTET हो, PTET हो, RTET हो या UPTET हो, ये क्वेश्चन घूम फिर के आ ही जाता है। क्वेश्चन देखिए आप। नैदानिक परीक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए। ए है हमारा कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र को चिन्हित करना, ऑप्शन बी है उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता,
ऑप्शन सी है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, ठीक है, जो उसकी एकेडमिक डिफ़िकल्टीज होती हैं उनके रीजंस पता करना। और ऑप्शन डी हो गया छात्र की कठिनाइयों की विशेष प्रकृति को जानना। तो फ्रेंड्स नैदानिक परीक्षा क्या होती है, अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड्स। निदान होता है किसी भी चीज़ का समाधान करना, ठीक है, और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो हमारी जो एकेडमिक डिफ़िकल्टीज होती हैं उनके क्या रीजन हैं, वो कठिनाइयाँ किस कारण से हैं, इसका पता लगाना ही इसका नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य होता है। और हमारी ऑप्शन सी है जो करेक्ट हो जाएगी, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना ही नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है हमारी बी एन झा, बी है स्किनर, सी है डेविस और डी है वुडवर्थ। और हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्किनर। स्किनर के अनुसार फ्रेंड्स मनोविज्ञान है जो वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को ही शिक्षा का बेसिक साइंस माना है, किसने? स्किनर ने। और क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शंस देख लेते हैं। मन का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, या शरीर का अध्ययन करना, या फिर डी व्यवहार का अध्ययन करना। और फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी व्यवहार का अध्ययन। ये क्या होता है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है, बिहेवियर की ही स्टडी की जाती है इसमें। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु से पहचानने लग जाते हैं? किस आयु में पहचानने लगते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए, 3 वर्ष की आयु में, बी है 4 वर्ष की आयु में, सी है 5 वर्ष की आयु में और डी है 6 वर्ष की आयु में। और सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 71 मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये हमेशा पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि IQ मापन के जन्मदाता कौन है? आप सबको पता ही होगा। ये तो देखो मैंने परसों वीडियो में भी बनाया था फ्रेंड्स, और आप सबको बताया भी था कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। स्टर्न, बीने, स्टरमैन या इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी टर्मैन। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए फ्रेंड्स, अलेक्सिया है, क्या है ये? पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी सीखने की अक्षमता, डी सुनने की अक्षमता। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ए पढ़ने की अक्षमता। फ्रेंड्स इसको आप रिलेट करके लर्न कर लीजिए। देखिए इसमें है अलेक्सिया में है क्या हमारा? लैक, ठीक है। लैक मीन्स किसी चीज़ का अभाव होना, ठीक है फ्रेंड्स। और अभाव किस चीज़ का है? रीडिंग का, पढ़ने का। तो आपका ये इजीली लर्न हो जाएगा कि जो पढ़ने की अक्षमता है वो रीड नहीं कर पाता है, उसका रीड करने का लैक है उसमें, तो वो हो जाएगी हमारी अलेक्सिया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1947, बी 1920, सी 1940 और डी 1900। तो हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी डी 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई फ्रेंड्स? 1900 में, 1900। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, परमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? ऑप्शंस हैं हमारी मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, सी पिछड़े बालकों की पहचान के लिए और डी है बहरे बालकों की पहचान के लिए। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए हम क्या करते हैं? परमापीकृत परीक्षण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? किस आयु अवधि तक मानी जाती है फ्रेंड्स? और कौन सी अवस्था? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 11 से 15 वर्ष तक। 11 to 15 एज जो होती है वो उसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। ओके फ्रेंड्स,
क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ये मैंने आपको एक चार्ट भी दिया है फ्रेंड्स इसका, जिसमें बुद्धि लब्धि के सब मान लिखे हुए हैं, आप एक बार उस पर भी नज़र डाल लीजिएगा। और हमारी ऑप्शंस देख लेते हैं, 11 to 120, 81 to 110, 71 to 80 और ऑप्शन डी है 71 से कम। तो फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी डी, 71 से कम। 71 से कम होता है जो वो जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, कितने दिन लगते हैं फ्रेंड्स, 280 डेज। इसके सही ऑप्शंस बस यही सेट करके रखो, अदरवाइज सारे को पढ़ेंगे तो आप इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका बस आप सही आंसर जानिए फ्रेंड्स, कितने दिन लग जाते हैं, 280। और अब देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। नवजात शिशु का भार होता है कितना, 6 पाउंड, ऑप्शन बी है 7 पाउंड, ऑप्शन सी है 8 पाउंड, ऑप्शन डी है 9 पाउंड, 9 पाउंड। और हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 7 पाउंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ये भी अक्सर पूछा जाता है। देखो यहाँ पर बीटेट में पूछा हुआ है, ये कौन है फ्रेंड्स इसके प्रतिपादक, थार्नडाइक। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था। ये तो आप सब जानते ही होंगे, वैदिक काल में। कब किया जाता था फ्रेंड्स उपनयन संस्कार, वैदिक काल में। हमारी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 81, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है फ्रेंड्स। ऑप्शंस देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और ऑप्शन डी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या माना जाता है। ऑप्शन ए, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, बी कुल मिलाकर हानिकारक होता है, सी दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, और ऑप्शन डी है लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, और हमारी ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अक्सर पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। ऑप्शंस देखिए, नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ और अग्रोन्मुखी। हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी। ठीक है, उन्हें प्रोएक्टिव होकर माता पिता को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, तभी बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से चलती है। क्वेश्चन नंबर 84, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कौन सा स्थान है फ्रेंड्स। देखिए, खाली खेल के मैदान में भी नहीं हो सकता, सभा सागर में भी नहीं हो सकता, और खाली घर में भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में ही बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, बी है उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, सी है दूरदर्शन के प्रभाव पर, और डी है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 86, मानव विकास
किन दोनों के योगदान का परिणाम है? किन दो चीज़ों के योगदान से मानव का विकास होता है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देख लेते हैं। अभिभावक एवं अध्यापक से, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से, ऑप्शन सी है वंशक्रम एवं वातावरण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। किन दो का योगदान होता है फ्रेंड्स? हमारी ऑप्शन हो जाएगी सी, दिस इज करेक्ट आंसर। वंशक्रम एवं वातावरण का योगदान रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? किसको हम बेहतर मानते हैं, मतलब बेस्ट क्या चीज़ रहती है प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए? ऑप्शन ए है वीडियो अनुरूपण, ऑप्शन बी है प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन, और ऑप्शन सी है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, और ऑप्शन डी है ये सभी। हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जो बच्चे स्वयं के द्वारा अनुभव करते हैं, प्राथमिक स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए वही बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? किस चीज़ के लिए? उनके अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए। तो कौन सा तरीका है फ्रेंड्स? ऑप्शंस देखिए। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी है रुचियों की विभिन्नता, और ऑप्शन डी है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, और हमारी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है फ्रेंड्स? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। देखिए कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, और हमारी ऑप्शन सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका कोई संबंध नहीं है फ्रेंड्स सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 90। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? इससे क्या होता है? ऑप्शन ए देखिए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन सी है यह समय बिताने में सहायक होगा, और ऑप्शन डी है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। विद्यालय में खेलने से क्या होगा? जो स्टूडेंट हैं वो आपस में कोऑपरेट करना सीखेंगे और उनका जो फिजिकली बैलेंस है वो डेवलप होगा। ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं CDP के नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।